हमारे सूरज के अंदर एक ब्लैक होल छिपा हुआ है जो इसे लगातार पावर दे रहा है। और ये सुनने के बाद ना मैं भी आपकी तरह ही चौंक गया था जब मैंने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा जिसका नाम है इज देयर ए ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ द सन, जिसे लिखा है मैथ्यू कैप्लान, अर्ल बेलिंगर और एंड्रयू सैंटारेली ने। और अगर आप इसे बस बेतुका समझ रहे हो ना तो उससे पहले ये जान लो कि हमारे सूरज के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दरअसल हमारे सूरज की जो साइज एंड ल्यूमिनोसिटी है उसके आधार पर मैथमेटिकली कैलकुलेट की गई सोलर न्यूट्रिनो फ्लक्स यानी कि सूरज से कितनी मात्रा में न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलने चाहिए की तुलना में इसका ऑब्जर्व्ड सोलर न्यूट्रिनो फ्लक्स बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज बात है। और इस प्रॉब्लम को नाम दिया गया द सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों सूरज के बीच मौजूद एक ब्लैक होल इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकता है। वो कैसे? उसे जानने से पहले आइए जानते हैं हॉकिंग स्टार्स के बारे में। दोस्तों हॉकिंग स्टार्स ऐसे स्टार्स होते हैं जिनके बिल्कुल सेंटर में एक जिंदा ब्लैक होल होता है और वो ब्लैक होल उस स्टार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उल्टा उसे वो एनर्जी देता है जो कि एक स्टार को न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से मिलता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में तो हम इन डेप्थ में जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन इन न्यूक्लियर फ्यूजन के अंत के बाद ही होता है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रहा है कि एक ब्लैक होल जो कि बड़े बड़े स्टार्स को एक ही झटके में खाने की ताकत रखता है वो एक स्टार को पावर कैसे देगा। काफी कॉम्प्लेक्स है, बट इसे आसान शब्दों में समझने के लिए पहले ब्लैक होल्स को अच्छे से समझना होगा। तो देखो साल 1784 में जॉन मिशेल ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया एक ऐसे स्टार के बारे में जिसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट स्पीड से भी ज्यादा हो। अब इस सिचुएशन में वो स्टार बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा एंड हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। अब उन्होंने उस समय मौजूद न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड ओले रोमर द्वारा दी गई अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट से यह कैलकुलेट किया कि एक स्टार जो हमारे सूरज से 500 गुना ज्यादा बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी इतनी होगी कि उससे निकलने वाली लाइट्स उसके एटमॉस्फेयर को एस्केप नहीं कर पाएगी। और फिर उन्होंने उसे नाम दिया डार्क स्टार। अब मिशेल का ये आइडिया तो सही था बट वो यहाँ पर एक पॉइंट पे गलत थे। दरअसल साल 1905 में आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि लाइट की स्पीड तो वैक्यूम में बिल्कुल कांस्टेंट होती है, इसलिए हम लाइट के स्पीड के जरिए किसी भी स्टार के साइज को मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मिशेल का जो मेन प्रपोजल था एक स्टार के साइज को मेजर करने का बाय द स्पीड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट, ये फेल हो गया। लेकिन हाँ, उनके आइडिया ने एक क्वेश्चन जरूर खड़ा कर दिया कि अगर ऐसा स्टार हुआ तो वो जरूर इनविजिबल होगा क्योंकि लाइट उससे बाहर निकल ही नहीं पाएगी। पर यहाँ पर ना एक और सवाल आता है कि जब लाइट के पार्टिकल्स मासलेस होते हैं तो आखिर ग्रेविटी का अट्रैक्शन फोर्स उसे कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है? इसके सोल्यूशन में साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक्सटेंडेड वर्जन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि असल में ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक का एक कर्वेचर है जिसमें जाने के बाद कोई भी चीज उस बेंड के कारण मुड़ जाता है, इवन लाइट भी। इसीलिए हमें किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे से आती हुई लाइट डिस्टॉर्टेड रूप में दिखाई देती है। अब यहाँ तक हमें ये पॉइंट तो मिल गया था कि लाइट ग्रेविटेशनल कर्व के कारण बेंड हो सकती है और अगर कोई पॉइंट इतना ज्यादा मैसिव हो कि उसका स्पेस टाइम कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाए तो लाइट उसको एस्केप नहीं कर सकती। अब 20th सेंचुरी के शुरुआत में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनली कोलैप्स्ड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ब्लैक होल को इसका असल नाम मिला था इंडिया के एक मोस्ट फेमस एंड फेक स्टोरी के कारण जिसे ब्रिटिशर्स ने फैलाया था, बट उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब देखो ब्लैक होल की डिस्कवरी के बाद ना इन्हें 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था। नंबर 1 स्टेलर मास ब्लैक होल, नंबर 2 इंटरमीडिएट ब्लैक होल एंड नंबर 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जिनके मास डिफरेंस को स्क्रीन पर आप देख सकते हो। लेकिन इस यूनिवर्स में ना ब्लैक होल सिर्फ स्टेलर मास ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की तरह जाइगेंटिक नहीं हुआ करती है, बल्कि यूनिवर्स में एक 4th टाइप का ब्लैक होल भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ब्लैक होल्स जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में फैले हुए हैं, जिनका मास एक एस्ट्रॉइड जितना और साइज किसी एटम से लेकर बास्केटबॉल के साइज का होता है। ऐसे ब्लैक होल्स को नाम दिया गया प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स और ये ही हमारे इस एपिसोड के मुख्य किरदार हैं। तो देखो दोस्तों, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा वाइडली फेमस किया था सर स्टीफन हॉकिंग ने
और केवल स्टीफन हॉकिंग ही नहीं बल्कि दो और ऐसे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन के बारे में अपनी थियरी रखी थी। साल 1967 में जेल्डोविक और नोविकोव ने यूनिवर्स के शुरुआत में बने इन ब्लैक होल्स को डार्क मैटर्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने की थियरी रखी। नॉर्मल ब्लैक होल्स जहां हमारे यूनिवर्स में मैच्योर स्टार्स के डेथ के बाद साइमल्टेनियसली बनते रहते हैं ना, वहीं पर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हमारे यूनिवर्स में थोड़े अलग तरीके से हुआ था। अब जितना भी हमने इस तरीके के ब्लैक होल्स के बारे में जाना है उसके अकॉर्डिंग ये ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन डेथ स्टार से नहीं होता, बल्कि जितने भी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं उनका फॉर्मेशन बिग बैंग के शुरुआती पहले सेकंड में ही हो गया था, जिसके बाद ये ब्लैक होल्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ दूर होते रह गए, जिसे कॉस्मोलॉजी के टर्म में इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब यूनिवर्स का ये रैपिड एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रुका तब स्पेस और टाइम भी इतनी एनर्जी अचानक रिलीज होने से वाइब्रेटेड एंड शॉक्ड हो गए, और यही रीजन बना यूनिवर्स में कई स्मॉल पॉकेट्स बनने का, जिनका फॉर्मेशन मैटर्स के उनके डेंसिटी और साइज के थ्रेशोल्ड को पार करने की वजह से हुआ, और यही स्मॉल पॉकेट्स प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बने। इन ब्लैक होल्स का मास 10⁻⁻5 ग्राम यानी कि एक पेपर क्लिप के वेट से 10,000 गुना कम भी हो सकता है, तो कुछ का सूरज के मास के 1,00,000 गुना ज्यादा भी हो सकता है। अब दोस्तों थियोरेटिकली प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का यूनिवर्स में इतने वेरियस साइजेस में मिलने की वजह से उसे एक पैरासिटिक ब्लैक होल होने का बेस्ट कैंडिडेट माना जाता है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में इतना जानने के बाद अब हम अपने मेन सवाल के जवाब को जानते हैं, जिसको आज के समय में हर वो पर्सन जानना चाहता है कि क्या सच में हमारे सूरज के कोर में कोई ब्लैक होल मौजूद है। तो देखो दोस्तों, किसी स्टार के अंदर ब्लैक होल होने की बात रिसेंट टाइम में चाहे लाइमलाइट में आई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस हाइपोथेटिकल थियरी का इतिहास नया नहीं है। असल में सर स्टीफन हॉकिंग ने सबसे पहले साल 1970s में ऐसे स्टार्स के होने की बात कही थी जो अपने अंदर एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को समाये हो सकते हैं। सर स्टीफन हॉकिंग ने साल 1970s में ये पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था ग्रेविटेशनली कोलैप्स्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरी लो मास। इस रिसर्च पेपर के 3rd पेज के बॉटम लाइन एंड 4th पेज में देखिए। अब सर स्टीफन हॉकिंग ने यहाँ मेंशन किया है, इफ most of the mass of the universe were in the form of low mass charged collapsed objects, the sun could have acquired a mass of 10 to the power 17 gram of such atoms. These would have diffused to the center and would have probably coalesced to form a single black hole of radius 10 to the power -11 centimeter. और इसके बाद यहाँ लिखा है, but it might possibly have an effect on the small central region in which most of the energy is generated and could conceivably be the reason why the flux of neutrinos from the sun is not what was predicted. देखो सर, स्टीफन हॉकिंग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे स्टार्स के होने का प्रेडिक्शन दुनिया के सामने रखा था, और इसी वजह से ऐसे स्टार्स जो अपने कोर में एक ब्लैक होल को समाये रखते हैं उन्हें हॉकिंग स्टार्स कहा जाता है। अब असल में साल 1970s में साइंटिस्ट ने ये पता लगाया था कि हमारा सूरज उतने न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को जनरेट नहीं कर रहा है जितना उसे फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करना चाहिए, जबकि सूरज के एनर्जी लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं था। सूरज की एनर्जी और न्यूट्रिनोज के बीच का ये डिफरेंस वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूट्रिनोज बाय प्रोडक्ट होते हैं फ्यूजन रिएक्शन का, जिसकी वजह से कोई स्टार लाइट को एमिट करता है। लेकिन सवाल ये था ना कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी सूरज के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी और जो न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसका एनर्जी सोर्स आखिर क्या है? वेल, इसके जवाब में सर स्टीफन हॉकिंग ने एक हाइपोथेटिकल थियरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमारे सूरज के कोर में एक ब्लैक होल मौजूद हो जो स्टार के मैटर्स को कंज्यूम कर रहा हो और वही एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता हो। लेकिन इस आइडिया को नकार दिया गया जब न्यूट्रिनो ऑसिलेशन के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया, जिसके अकॉर्डिंग ना न्यूट्रिनोज काफी तेजी से अपना कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर उन अननोन न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद हॉकिंग के ब्लैक होल इनसाइड ए स्टार के थियरी को नकार दिया गया और हॉकिंग स्टार एक मिथ के अलावा और कुछ नहीं रहा। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को एक नए तरीके से देखना शुरू किया है। उनका मानना है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी अननोन मासेस है, जो कि लगभग पूरे यूनिवर्स का 30% है और जिसे हम सो कॉल्ड डार्क मैटर का नाम दे रखा है, उसके फॉर्मेशन में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का हाथ हो सकता है।
देखो डार्क मैटर्स को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि विजिबल मैटर्स पर होता है। अब फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि किसी ब्लैक होल का किसी स्टार के कोर में मौजूद होना एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसे दिया तो हॉकिंग्स ने था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस से रिलेट करके नहीं देखा था, जैसा कि अर्ल बेलिंगर और मैट कैप्लन ने अपने रिसर्च पेपर में किया है। वहीं अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो अब तक हम ऐसे ब्लैक होल का पता भी नहीं लगा पाए हैं जो किसी प्लैनेट, एस्ट्रॉइड या फिर किसी मून के मास के साइज का हो। असल में मैट कैप्लन और अर्ल बेलिंगर डार्क मैटर पर काम कर रहे हैं। उसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यूनिवर्स में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स डार्क मैटर को सुलझा सके जो हॉकिंग स्टार्स में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अर्ल बेलिंगर और मैट कैप्लन के अपने पेपर में पब्लिश दावों को प्रूव करने के लिए और सबूत चाहिए, और इस बात को मैट कैप्लन भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल चुके हैं। अगर हमें यूनिवर्स में मौजूद इन शुरुआती प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में समझना है और उन्हें डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के साथ रिलेट करना है तो सबसे पहले हमें उनके बारे में पता लगाना होगा। ये काफी फनी बात है कि हम किसी स्टार के अंदर ब्लैक होल होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है फ्यूचर डिस्कवरीज में। वैसे जाते जाते वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल जो नाम है, ये नाम इंडिया में हुए एक घटना या कहें कि ब्रिटिशर्स द्वारा फैलाई गई एक अफवाह से आया था। तो देखो दरअसल 20 जून 1756 में जब आज का कोलकाता ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, उस समय बंगाल के नवाब सिराज उल दौला ने अपने सैनिकों के साथ फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। अब इस हमले में सभी अंग्रेजी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। लेकिन रात होते होते अंग्रेजी सैनिक और सिराज उल दौला के सैनिकों के बीच मुठभेड़ शुरू होने लगी और इसी को रोकने के लिए अंग्रेजी सैनिकों को उस रात उस फोर्ट के तहखाने में बने काल कोठरी में डाल दिया गया। उस कोठरी में केवल 2 से 3 लोग रह सकते थे, वहां पर 170 कैदियों को डाल दिया गया। अब जून के गर्मी के कारण उस छोटी से कोठरी में ज्यादातर अंग्रेजों की दम घुटकर मौत हो गई और अगले दिन जब उस काल कोठरी के दरवाजे खोले गए तो अंदर से केवल 23 लोग ही जिंदा वापस निकले थे और इस इंसिडेंट को नाम दिया गया था द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। और इसी इंसिडेंट से प्रभावित होकर एक साइंस राइटर मार्सिया बार्टुशियाक ने ब्लैक होल इस टर्म को फिजिसिस्ट रॉबर्ट डिकी के सामने रखा, एक ऐसी जगह जहां लोग जा सकते हैं पर जिंदा वापस नहीं आ सकते। वैसे कई इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी बिल्कुल झूठी है और अंग्रेजों ने खुद इसे रचा था ताकि उन्हें एक कारण मिल सके कैलकाटा पे हमला करने का, और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद उन्होंने ये किया भी, जिसे हम इतिहास में द बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको काफी डिटेल में समझ में आ गया होगा ब्लैक होल के बारे में। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और जाने से पहले हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि क्या हमारे सूरज के अंदर एक ब्लैक होल वाकई में प्रेजेंट हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? और क्या डार्क मैटर असल में कुछ और नहीं बल्कि ये माइक्रो ब्लैक होल्स ही है जिन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है? पहले अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।